शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ मंटो की स्याह हाशिए करके मंटो ने छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। तो मैं हमेशा अपने को उसी मनस्थिति में पाता हूँ जब भी प्रेम, सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी बातें होती रहती हैं, तो मैं अपने को उस मनस्थिति में पाता हूँ। मंटो लिखते हैं कि मुझे जगहों के नाम याद नहीं है। किसी नाके पे डकैती हुई तो एक कांस्टेबल को वहां खड़ा कर दिया गया। फिर किसी दूसरे नाके पे कोई दुकान लूट ली गई तो उस कांस्टेबल को वहां खड़ा कर दिया गया। फिर किसी तीसरे नाके पे चोरी हुई, उस कांस्टेबल को वहां खड़ा कर दिया गया। तो कांस्टेबल ने अधिकारी से पूछा, तो कहा कि सर अब की बार वहां खड़ा कीजिए जहां चोरी होने वाली है, क्योंकि हमेशा वो चोरी के बाद पहुंचता था, घटना होने के बाद पहुंचता था। लेखकों, कलाकारों, संस्कृति कर्मियों, इसमें से ज्यादातर की हालत वो उस कांस्टेबल जैसी है, जो बार बार चाहते तो हैं, पूछते तो हैं कि मुझे ऐसी जगह खड़ा कीजिए जहां वारदात होने वाली है, लेकिन पहुंचते हमेशा बाद में हैं। तो मैं ये इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि हम लोगों ने देखा है दंगे फसाद के बाद शांति जुलूस और शांति कमेटियां और इस तरह की चीजों पे, लेकिन एक सतत धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, शांति के लिए कोई आंदोलन हो देश में, ऐसा नहीं है। संभवतः गांधी जी के अलावा किसी ने इसको इतने व्यापक एजेंडे पे भी नहीं रखा, और नेहरू ने भी अपने पहले चुनाव में धर्मनिरपेक्षता को एक मुद्दा बनाया था, और उसके बाद धीमे धीमे ये इसके लिए लेखक संगठन या सांस्कृतिक संगठन काम तो करते रहे, लेकिन पूरे देश में एक धर्मनिरपेक्षता का कोई आंदोलन विकसित नहीं हुआ। शांति और सद्भाव का कोई आंदोलन नहीं है, आज भी नहीं है। मुझे याद है, मैं अपने अनुभवों से 2-3 किस्से आपको सुनाऊंगा कि घृणा या हिंसा करती क्या है समाज में। गुजरात 2002 में जब जनसंहार हुआ, पूरे ज़्यादातर गुजरात उससे प्रभावित था, और हम लोग उसके बाद दंगों के बाद कुछ दिनों वहाँ जो राहत शिविर थे, शरणार्थी शिविर थे, उसमें काम करते रहे। सबसे पहले एक जगह दायरा शाह गुम्मट नाम से एक कैंप था, उसमें रहमान नाम का एक लड़का मिला जिसकी बहन से बलात्कार हुआ था। उसकी फोटोज तमाम अखबारों में उस समय फ्रंट पेज पे आई थी, नूरजहां नाम था उसका। और रहमान हम लोगों को एक कैंप में मिला और वो किस्से सुनाने लगा अपने। मुझे हमेशा वो किस्से हॉन्ट करते हैं। पहली बात कि नफरत या घृणा कैसे यकीन को तोड़ देती है। वो रहमान एक शॉपिंग मॉल में काम करता था और उसको कुछ पैसे भी मिलते थे। तो उसके दोस्त ने कहा, जो उसका जिगरी दोस्त था, वो हिंदू था, और एक दिन वो लोग गुजर रहे थे कहीं सड़क से, तो उसने कहा, उसके दोस्त ने, वहां त्रिशूल दीक्षा हो रही थी एक टेंट लगा के। उसके दोस्त ने कहा मुझे वाला त्रिशूल चाहिए। तो रहमान ने 50 रुपए में, उस समय त्रिशूल दीक्षा हो रही थी, जिसमें तिलक लगाते थे, एक कुछ छोटा सा कपड़े का टुकड़ा गले में बांधते थे भगवान का, और एक छोटा त्रिशूल जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी वो देते थे। यही दीक्षा होती थी और उसके लिए 50 रुपया लगता था। रहमान के पैसे से उसके दोस्त ने, विष्णु नाम था उसका, वो त्रिशूल खरीदा,
त्रिशूल दीक्षा ली और उसके कुछ दिनों बाद दंगे भड़के और उसके घर पे हमला करने वालों में उसका वो जिगरी दोस्त भी था सबसे आगे आगे और उसके हाथ में वही त्रिशूल था। तो सबसे पहले हिंसा क्या करती है, नफरत क्या करती है, यकीन को तोड़ती है, आपस का जो यकीन है। और इसको जिस तरह से गुजरात में 2002 में जिस तरह से इसको देखा गया वो अभूतपूर्व था। दूसरा कि हिंसा का दायरा जो है वो एक जगह सीमित नहीं होता, उसकी कहीं सीमा नहीं होती। जैसा भवानी भाई एक कविता में कहते हैं, मेरे भीतर अंधेरे का एक धब्बा था, वो बढ़ा बढ़ा और आज सब कुछ अंधेरा है। ये धब्बा उजाले का होता तो ये जो अंधेरे का धब्बा है इसका कोई सीमा नहीं होती। रहमान बताने लगा कि मेरे घर पे जब हमला हुआ तो उसमें उन लोगों ने जाते जाते बकरी को भी मारा घर की, पिंजरे से निकाल के तोते का भी गला मरोड़ा और जाते समय जो गमले थे जिसमें पौधे लगे थे उसमें तेजाब डाल के चले गए। यानी इतनी हिंसा, इतनी नफरत की समा नहीं रही है, लोगों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे अपने को एक्सप्रेस कर पाए वो हिंसा, उसका रेंज बढ़ता चला जाता है, उसका रेंज बढ़ता चला जाता है। फिर रहमान बताने लगा कि ये चीजें किस तरह से बढ़ रही थी कि लोगों में तर्क और विवेक का धीमे धीमे ह्रास हो रहा था, धीमे धीमे वो कम हो रहे थे और ये हमको समाज में दिखता था। कह रहा मुझे इतना तो नहीं पता था कि मैं भविष्यवाणी कर पाऊं कि दंगे फसाद होने वाले हैं, लेकिन लोगों में तर्क और विवेक की कमी होती जा रही है ये दिखाई देने लगा था। उसके ठीक पहले लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म आई थी, अजय देवगन वाली। लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म में वो ये कह रहा था कि जब भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे जब जब भी फिल्म में, तो दर्शक मारो कापो बालो चिल्लाते थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भगत सिंह क्या बात कर रहे हैं। वो अपना मुसलमानों के प्रति उनके भीतर जो नफरत थी वो उनको इनकलाब जिंदाबाद में भी वही सुनाई दे रही थी। उनको केवल ऐसे नारा लगाता हुआ एक आदमी दिख रहा था, वो भगत सिंह है, वो इनकलाब की बात कर रहा है, वो कुछ और बातें भी कर रहा है, ये उनको सुनाई देना बंद हो गया था। तो ये नफरत और हिंसा धीमे धीमे जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक रूप से तर्क और विवेक का की कमी होती चली जाती है, धीमे धीमे वो बैठता चला जाता है। इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि लोग ऐसे लोगों को क्यों वोट दे देते हैं जो खुद उनका ही अहित करने वाले हैं। बड़े पैमाने पे पिछले चुनाव में हम लोग झोपड़पट्टियों में बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं, तो उसके अनुभव, उन झोपड़पट्टी वालों ने ऐसे लोगों को वोट दिया जिनको पता है कि ये लैंड माफिया है और ये झोपड़पट्टी उजाड़ देगा, ऐसे लोगों को वोट दिया। तो जब सामूहिक रूप से तर्क और विवेक की का स्तर नीचा होता चला जाता है तो फासिज्म मेरे हिसाब से उसे ही कहा जाना चाहिए। फासिज्म की कोई गणितीय कि इतने मारे जाएंगे तब हम इसको फासिज्म कहेंगे, इतने लोगों की हत्या होगी तब फासिज्म कहेंगे, ये बहुत गणितीय समझ है। इसकी जगह इस समझ से शायद काम लेना चाहिए कि जब सामूहिक विवेक तो किसी समाज का वो निचले स्तर पे चलता चला जाता है तो इसका मतलब कि आप एक
फासिज्म में जी रहे हैं। और मुझे याद है गुजराती की बहुत मशहूर कवियत्री स्वरूप ध्रुव, उन्हें हम लोगों ने 2002 के ठीक कुछ महीनों पहले बुलाया था। इलाहाबाद में उनका भाषण था और उन्होंने कहा कि हम आपसे SOS की अपील करने आए हैं कि हमें बचा लीजिए, हम लोग एक गैस चेंबर में रह रहे हैं। तब इलाहाबाद के कुछ साथियों ने कहा था कि आप बातचीत मतलब बहुत अतिरेक करके बोला आपने, भारत में कभी ऐसा नहीं हो सकता। उनसे कहा था, बीच सभागार में उनसे बहस हुई और वो ये कह रही थी कि हम गैस चेंबर में रह रहे हैं। ये कुछ महीने पहले की बात है। तो ये सामूहिक विवेक जिस तरह से रहमान बता रहा था कि वहां उस समाज में वो सामूहिक विवेक कैसे निचले स्तर पे चलता चला जा रहा है, और वो हमें कुछ लोग आगाह भी कर रहे थे पहले से, लेकिन शायद हमारी समझ बहुत गणितीय है। एक किस्सा सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हम लोगों ने सोचा, मैंने और मेरी पत्नी ने, कि कैसे देखिए आप जो अलग अलग पहचाने हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग तहजीबें हैं, उनके बीच जो संवाद है वो कम होता चला जाता है और वो पहचाने बहुत रूढ़ होती जाती हैं। पहचाने होना कोई बुरा नहीं है, उन पहचानों का बंद होते जाना मेरी समझ से बहुत बुरा है। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ने तय किया कि हम लोग गुजरात के दंगों में जो परिवार खत्म हुए हैं उसमें अगर कोई बच्ची, कोई बच्चा अगर हमें मिलता है तो हम उसको गोद लेंगे। मैं लगातार अहमदाबाद जाता था, कभी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी इस तरह सामाजिक संगठनों के लोगों से मिलने। वहां पे एक हम लोग की साथी थी सोनल, उनसे हम लोग मैंने अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कल फोन करती हूँ। मैं होटल में था, वहाँ उनका सुबह फोन आया कि जल्दी आ जाइए, शाह आलम कैंप में बच्ची है और मेरी बात हो गई है वहाँ कैंप के लोगों से, दूसरे लोगों से, और वो बच्ची आप उससे मिल लीजिए एक बार। मैं शाह आलम कैंप गया और सामने से बरामदे के उस पार एक ऐसे जंगला था जिससे इधर उधर जा नहीं सकते थे। एक बच्ची दौड़ती हुई आई, बहुत छोटी सी, मुश्किल से 2 साल की बच्ची थी, घुंघराले बाल, बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी फ्रॉक पहने हुए। और वो बच्ची जब आ रही थी, सोनल ने कहा वही बच्ची है ये जिसको आप ले सकते हैं। तो हमने कहा कि हम रुकने को तैयार हैं जितने भी समय लगे, और मेरी पत्नी को भी बुला लेता हूँ तो ये करके ही जाएंगे। और फिर हमने घर पे भी बताया और हम लोग बहुत खुश थे। अगले दिन वहाँ पे जो ऐसी कमेटियाँ थीं जो मुसलमान समुदाय के लिए धार्मिक कमेटियाँ थीं, जमात इस्लामी जैसे संगठन थे, उन्होंने उस बच्ची की नानी बहुत दूर कहीं रहती थी, उससे संपर्क किया और उस पर दबाव डाल के कहा कि मना करो कि किसी हिंदू को नहीं देंगे बच्चा। अब मुझे पहली बार पता चला कि मैं हिंदू हूं। किस तरह से? क्योंकि बहुत पहले हम लोग ये पहचाने छोड़ चुके थे, लेकिन उस पहचान को मेरे ऊपर लाद दिया गया फिर से, मैं वापस। तो नुकसान जो है वो केवल ऐसा नहीं हो रहा है कि मुसलमान मारे गए हैं, वही नुकसान हो रहा है। ये दोनों पहचानें अपने अपने में बंद होती, सिमटती चली गई, जिनका इतना लंबा साथ रहने का, सांस्कृतिक रूप से घुलने मिलने का इतना लंबा इतिहास है। वो पहचानें धीमे धीमे क्लोज, एक बंद पहचानें बनती चली गई हैं, और हम लोग ये देख रहे हैं, रोज रोज देख रहे हैं। तो फिर हम लोग वो बच्ची को, मैं वहां से अहमदाबाद से खाली हाथ लौटा।
तो ये जो एक लेखक और कलाकार के तौर पे, एक संस्कृति कर्मी के तौर पे मुझे लगता है कि यही संवाद शुरू करना संस्कृतियों के बीच में, अलग अलग पहचानों के बीच में, लोगों के बीच में, समाज के सामूहिक विवेक को जगाने की कोशिश करना और लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिससे ये सतत संवाद बन सके और वो कांस्टेबल की तरह हम लोग हर वारदात के बाद ना पहुंचे बल्कि उसके पहले पहुंच सके। मुझे लगता है कि पॉजिटिवली घृणा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता का, सांप्रदायिक सद्भाव का, सामाजिक सद्भाव का, उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, एक शांति का आंदोलन विकसित करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे रूप में छुटपुट काम से नहीं चलेगा। जैसे हम हमेशा वर्गीय लड़ाइयों के लिए या दूसरी अन्य लड़ाइयों के लिए एक आंदोलन विकसित करने का प्रयत्न करते रहते हैं, बीच में बनता भी है, बिखरता भी है, ठीक वैसे ही हमें शांति सद्भाव के लिए एक आंदोलन विकसित करने की जरूरत पड़ेगी। शुक्रिया।